हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है लिंकेज। लिंकेज तो आप समझ सकते हैं, लिंक का मतलब जोड़ना या जुड़ा हुआ होता है। तो लिंकेज किसके साथ रहने की स्थिति है? जीन के साथ रहने की स्थिति होती है, अर्थात जीन के एक समूह में रहने की स्थिति होती है जो उनकी सामूहिक रूप में वंशानुगति पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। तो लिंकेज जीन के साथ रहने की स्थिति होती है, वो भी समूह में। वो एक प्रकार के समूह में रहने की स्थिति होती है और सामूहिक रूप से वंशानुगति भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी करती है। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो सटॉन व बॉवेरी 1902 में यह लिंकेज के बारे में जानकारी प्रदान की थी। उन्होंने ही बताया था कि लिंकेज जीन के साथ रहने की स्थिति होती है और सामूहिक रूप से इनका वंशानुगति भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। इसमें असंख्य कारक व जीन तथा सीमित संख्या में केवल गुणसूत्रों की उपस्थिति होती थी। तो लिंकेज में बहुत सारे मेंडेलियन फैक्टर्स होते हैं, जीन और सीमित संख्या में केवल गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। लिंकेज की स्थिति या उपस्थिति तथा स्वतंत्र अपविभन या पृथक्करण की अनुपस्थिति भी कई लक्षणों में बैटसन व पुनेट के द्वारा देखी गई। तो सटॉन व बोवेरी के द्वारा यह लिंकेज की स्थिति बताई गई और इसमें बहुत सारी स्थिति उपस्थिति, चाहे वो स्वतंत्र अपविभन का हो या पृथक्करण का हो, ये बैटसन और पुनेट के द्वारा 1906 में देखा गया था, जिसमें जीन के बारे में ढेर सारे मेंडेलियन फैक्टर्स थे और केवल गुणसूत्रों में ही इसकी उपस्थिति होती थी। इसे देखा गया था। अब लिंकेज का टाइप्स हम लोग देखते हैं। तो लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज में लिंकेज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हैं कि लिंकेज जीन के साथ समूह में रहने की स्थिति होती है, जिसके आधार पर यह दो रूपों में बांटा गया था, पूर्ण व अपूर्ण। पूर्ण लिंकेज, जिसको हम लोग कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, और अपूर्ण लिंकेज, जिसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है। तो पूर्ण लिंकेज यह गुणसूत्र पर जीन को समूह में लाने वाले लिंकेज होती है, अर्थात गुणसूत्र पर जीन को समूह में लाने वाले लिंकेज को ही पूर्ण लिंकेज कहा जाता है, जो बदलती नहीं है। अर्थात यह जिस प्रकार से उत्पन्न होती है वही स्थिति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बिना किसी विनिमय के बनाए रखती है। अर्थात वो बिना किसी विनिमय के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसी तरह वंशानुगत होती है। तो इसे हम लोग कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। तो आप दूसरे शब्दों में इसको समझ सकते हैं कि यह गुणसूत्र पर जीन को समूह में लाने वाले लिंकेज होती है, जो बदलती नहीं है, अर्थात बिना किसी विनिमय के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसी तरह वंशानुगत होती है। मान लेते हैं किसी गुणसूत्र पर जीन की उपस्थिति है, वो भी ग्रुप में। तो जो जीन एक ग्रुप में उपस्थित इस पीढ़ी में है, तो अगर नेक्स्ट जनरेशन में भी जीन जाएगा तो उसी सेट में जाएगा बिना किसी परिवर्तन के। अगर गोरा वाला जीन जा रहा है तो वो गोरा ही उत्पन्न करेगा बिना किसी परिवर्तन के। तो यह एक प्रकार का पूर्ण लिंकेज को दर्शाता है। पूर्ण लिंकेज कदाचित ही होता है, अर्थात यह कभी कभी ही होता है, लेकिन कुछ स्थितियों जैसे नर ड्रोसोफिला में इसे देखा गया। मतलब मेल ड्रोसोफिला जो कि एक मक्खी होता है मेल, उसमें इसको देखा गया था। तो इसके लिए एक शुद्ध नस्ली लाल आँख वाली व सामान्य परयुक्त मादा ड्रोसोफिला, इसको हम लोग कैपिटल पी भी से डिनोट करते हैं, इसका क्रॉस किया गया था शुद्ध नस्ली बैगनी आँख वाली
व अवशेषी प्रयुक्त नर मक्खी, स्मॉल पीवी स्मॉल पीवी। तो एक शुद्ध नस्ली लाल आंख वाली हो गया, और सामान्य प्रयुक्त नॉर्मल उसका विंग्स होगा, पंख होगा, और शुद्ध नस्ली लाल आंख वाला होगा। इसका क्रॉस कराया गया था शुद्ध नस्ली बैगनी आंख वाला और अवशेषी प्रयुक्त नर मक्खी के साथ। तो दोनों को डिनोट किया गया है कैपिटल पीवी और इसे स्मॉल पीवी के साथ। और जब क्रॉस कराया गया था तो F1 पीढ़ी में सारे लाल आंख व सामान्य प्रयुक्त मक्खियां उत्पन्न हुई, अर्थात ड्रोसोफिला उत्पन्न। पुनः जब F1 संकर नरों का क्रॉस बैगनी आंख वाली व अवशेषी प्रयुक्त नरों से की जाती है तो F2 पीढ़ी में 1:1 के अनुपात में यह प्राप्त होता है। अर्थात F1 जनरेशन में आपने देखा कि यह लाल आंख और समान प्रयुक्त मादा ड्रोसोफिला को उत्पन्न किया था। पुनः जब F1 संकर नरों का क्रॉस करवाया गया बैगनी आंख वाली और अवशेषी प्रयुक्त नरों से तो F2 पीढ़ी में 1:1 के रेशियो में यह प्राप्त हुआ। अर्थात इससे कोई विनिमय नहीं होता है, यह प्रदर्शित होता है और यह स्पष्ट करता है कि नर ड्रोसोफिला में लिंकेज कैसा था, तो पूर्ण था। इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि यह 1:1 के रेशियो में ही यह उत्पन्न किया। तो इसे एक डायग्राम के जरिए हम लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल पीवी जो कि फीमेल्स को डिनोट कर रहा है, स्मॉल पीवी जो कि मेल को डिनोट कर रहा है। तो यह लाल नेत्र वाली समान पंख युक्त मादा ड्रोसोफिला है और यह बैगनी नेत्र युक्त अवशेषी प्रयुक्त नर ड्रोसोफिला है। दोनों के बीच जब क्रॉस सेग्रीगेट कराया जाता है तो ये कैपिटल पीवी और ये स्मॉल पीवी को सेग्रीगेट करके उत्पन्न करता है जो कि गैमिट है। और जब इसके बीच क्रॉस कराया जाता है तो आप देख सकते हैं कि यह कैपिटल पीवी और स्मॉल पीवी को एक साथ लेके चलता है। उसी तरह इसका भी इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल पीवी यह दोनों एक ही रूपों में उत्पन्न होगा। इसके साथ इसका कराएंगे तो यह उत्पन्न होगा, फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो यही उत्पन्न होगा। अर्थात दोनों समान प्रकार के उत्पन्न होंगे, अर्थात यह नर ड्रोसोफिला को उत्पन्न करेगा। और इसका क्रॉस हम मादा ड्रोसोफिला से करवाते हैं तो यह दोनों जो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह मादा ड्रोसोफिला है और यह नर ड्रोसोफिला है। जब इस दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो दोनों पहले सेग्रीगेट कर दिया गया। सेग्रीगेट करने पर यह कैपिटल पीवी और यह स्मॉल पीवी, ये स्मॉल पीवी जो कि मेल ड्रोसोफिला को डिनोट कर रहा है और यह फीमेल ड्रोसोफिला को डिनोट कर रहा है। दोनों के बीच जब सेल्फ क्रॉस कराया जाता है तो टेस्ट क्रॉस करने पर स्मॉल पीवी कैपिटल पीवी से क्रॉस करने पे कैपिटल पीवी और स्मॉल पीवी दोनों उत्पन्न करता है। तो ये क्या हो गया कि यह लाल नेत्र और समान पंख युक्त उत्पन्न किया और ये स्मॉल पीवी जब क्रॉस करता है तो यह नर ड्रोसोफिला को उत्पन्न करता है जो बैगनी नेत्रयुक्त अवशेषी पंख वाले संतान होती है। तो यह 1:1 के रेशियो में उत्पन्न हुआ, इसलिए जो स्टार्टिंग का था आपका वही लास्टिंग का भी हो गया। कहने का मतलब यह दोनों जनक जो हैं यही समान रूप से संतानों को उत्पन्न किया। तो लाल नेत्र वाली समान पंख युक्त और बैगनी नेत्र युक्त अवशेषी पंख वाली ये नर ड्रोसोफिला, ये मादा ड्रोसोफिला दोनों को उत्पन्न किया। तो इसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सेकेंड जो है अपूर्ण लिंकेज को देखते हैं।
अपूर्ण लिंकेज जिसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है, तो ये जस्ट पूर्ण लिंकेज के अपोजिट होता है। यह दो समजात गुणसूत्रों के बीच कभी कभी विनिमय होने की घटना होती है, अर्थात यह कभी कभी अदला बदली करता है ताकि एक लिंकेज समूह में उपस्थित एक या ज़्यादा एलीलों को दूसरे एलील से प्रतिस्थापित किया जा सके, अर्थात एक एलील दूसरे एलील से परिवर्तित किया जा सके, प्रतिस्थापित उसके जगह किया जा सके। तो यह उससे अपोजिट है। इसमें भी एग्जाम्पल में हम लोग ड्रोसोफिला को ही लेते हैं और इसमें समजात शुद्ध नस्ली लाल आंख वाली सामान्य पखयुक्त ड्रोसोफिला का क्रॉस समयुग्मजी शुद्ध नस्ली बैगनी आंख वाली तथा अवशेषी प्रयुक्त नर ड्रोसोफिला से कराया जाता है। तो ये फीमेल ड्रोसोफिला, ये नर ड्रोसोफिला, दोनों के बीच क्रॉस कराया गया। तो F1 जनरेशन में संकर लाल आंख वाली व समान प्रयुक्त ड्रोसोफिला उत्पन्न होता है, अर्थात ये इसमें हाइब्रिड उत्पन्न हुआ। और पुनः जब F1 मक्खी का क्रॉस बैगनी आंख वाली वो अवशेषी प्रयुक्त नर मक्खी के साथ कराते हैं तो इसका अनुपात 9:1:1:18 आता है, अर्थात यह जस्ट पूर्ण लिंकेज का अपोजिट होता है। तो आप देख सकते हैं लाल नेत्र वाले में और सामान्य पंख वाले जो मादा ड्रोसोफिला है कैपिटल पी भी इसका क्रॉस मेल ड्रोसोफिला स्मॉल पी भी से कराया जाता है और पुनः इसको सेग्रीगेट सबसे पहले किया जाता है और इसके बीच क्रॉस करने पर सबसे पहले जो है यह फीमेल ड्रोसोफिला को उत्पन्न करता है और फिर पुनः इसका क्रॉस हम नर ड्रोसोफिला के साथ कराते हैं तो यह 9:1:1:8 के अनुपात में उत्पन्न करता है। अब इसमें देखा जाए यह मादा ड्रोसोफिला है या नर ड्रोसोफिला है, इसे सेग्रीगेट किया गया तो कैपिटल भी, स्मॉल भी, कैपिटल पी और स्मॉल पी कैपिटल भी, ये 4 प्रकार के युग्मक उत्पन्न और इसे सेग्रीगेट करने के पश्चात स्मॉल पी भी उत्पन्न हुआ। जब इसके साथ क्रॉस कराया जाता है तो इसका जो रेशियो उत्पन्न होता है वह 9:1:1:8 का रेशियो और इसमें 9 पार्ट्स जो हैं यह लाल नेत्रयुक्त सामान्य पंखयुक्त ड्रोसोफिला और लाल नेत्र वाली अवशेषी पंखयुक्त, बैगनी नेत्र वाली सामान्य प्रयुक्त और बैगनी नेत्रयुक्त अवशेषी पंखयुक्त ड्रोसोफिला उत्पन्न होता है जो कि 9:1:1:8 के अनुपात में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आपने पूर्ण और अपूर्ण लिंकेज को समझा। पूर्ण लिंकेज में कदाचित ही परिवर्तन होता है और यह पूर्ण रूपेण परिवर्तन नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का विनिमय नहीं होता, लेकिन अपूर्ण वाले में विनिमय होने की संभावना होती है और यह होता भी है और इसका रेशियो 9:1:1:8 के अनुपात में उत्पन्न होता है, जबकि पूर्ण वाले में 1:1 के अनुपात में यह उत्पन्न करता है। अब हम लोग लिंकेज समूह की महत्ता को जानते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ लिंकेज ग्रुप्स। आखिर लिंकेज की इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि लिंकेज समूह वह विनिमय की घटना दर्शाती है कि जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, अर्थात जीन जो होता है ये कहाँ पाया जाता है तो गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। यह विनिमय की घटना दर्शाता है या लिंकेज समूह की घटना दर्शाता है। दूसरा क्या है कि यह जीवधारी की विशिष्ट प्रजातीय व परिवर्तन विशेषकों को बनाए रखते हैं। तो जीवधारी का जो स्पेसीज होते हैं और उसमें जो परिवर्तन स्पेशल होते हैं उसको वह कंटिन्यू बनाए रखता है, वह चाहे किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, पूर्ण लिंकेज में सेम टू सेम ही रहता है, कहीं कोई परिवर्तन को दर्शाता नहीं। अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो वह हर एक जनरेशन में उसी टाइप से रहेगा, लेकिन अपूर्ण वाले में वह परिवर्तन दर्शाता है। जबकि तीसरा पॉइंट इसका है कि लिंकेज प्रजनक को
एक प्रजाति में सभी उपयोगी विशेषकों को लाने नहीं देता है। अर्थात लिंकेज प्रजनक को एक प्रजाति में सभी स्पेशल उपयोगी विशेषकों को लाने नहीं देता है। तो टोटल का टोटल उठ के नहीं आ जाता है, लेकिन प्रतिस्थापित तो होता है। अब देखते हैं तो कुछ जल्दी प्रकट होने वाले जीन चिन्हित जीन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ फास्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं जीन, तो उसे मार्क किया हुआ जीन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे कि देर से जो प्रकट होने वाले लिंक जीन हैं उसके बारे में जान सके। उसके बारे में हम लोग तभी जानेंगे जब जो जल्दी प्रकट हो जाता है उसको हम मार्क कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट्स है, दो पूर्ण रूप से जुड़े लिंक जीन एक दूसरे के प्रभाव को नज़रअंदाज कर देते हैं। अर्थात दो रूप से जो जुड़े लिंक जीन होते हैं वह एक दूसरे के इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को लेके चलते हैं, इसलिए इग्नोर करते हैं। तो आप लिंकेज के बारे में समझें, उसके इम्पोर्टेंस को समझें, उसके टाइप्स को समझें। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।